आप देख रहे हैं एशियन वेल कम्युनिकेशन। मैं हूं रशीद राहिल। सीधे बात करेंगे। मुद्दा हमारा आज का जो है वो यही है कि वादी में बढ़ती हुई बेरोजगारी और इसका सदबा। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए हम जाएंगे आज के मेहमानों के पास। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं जनाब अर्जमंद मखदूमी, और हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो है समीर भट्ट, जो सियासी और समाजी कारकुन है। सबसे पहले मैं समीर से जानना चाहता हूँ, ये बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जब आप बात करेंगे तो सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक लगभग 6 लाख के करीब हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार हैं, और किस तरह से ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सरकार को क्या करना चाहिए और क्या मुहर्रिकात है इसकी? रशीद साहब, थैंक यू यहाँ पे बुलाने के लिए, और आपने मौका दिया आज यूथ के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि अक्सर बेशर मैं हमेशा यूथ के बारे में ही बात करता हूँ, और आज भी आपने फिर से मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुद ही आपने जो नंबर्स बता दिए कि सरकारी के हिसाब से जो नंबर्स है 6 लाख, तो खैर इसका हल कैसे निकलेगा उस बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि हर दिन एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे लगता है कि हर एक जवान जो है, एक यूथ जो है बेरोजगार होता जा रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा पाता है, जैसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट वैकेंसीज हुआ करती थी, पढ़ के आते थे लोग, हर किसी का जो भी ज़्यादा पढ़ता था उसको ये माइंड में होता था मुझे आगे गवर्नमेंट जॉब सेक्टर जाना है। अब गवर्नमेंट सेक्टर उतना रहा नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा सा बीच में बूम होने लगा था। इनिशियली 8-10 साल पहले जब से यहाँ पे टेलीकॉम्स वगैरह आए थे, तो थोड़ा सा एक रोजगार का वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगा था। बट एक टाइम आ रहा है, धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ का बिजनेस सेक्टर की बात करें, यहाँ का बिजनेस सेक्टर आजकल इतना डिफंग है, तो 6 लाख है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा अगले साल भर में यहाँ पे 6 लाख का डबल हो जाएगा, ये 12 लाख तक पहुंच जाएगा। तो नंबर्स मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, आपके हिसाब से जो आपने बताया ऑन रिकॉर्ड जो 6 लाख है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा कश्मीर आज के डेट में बेरोजगार है। जितने भी जवान है हमारे वो इन चीजों में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार का योजना ही नहीं है। अब गवर्नमेंट इतना दावे करती है, ब्यूरोक्रेट्स जो भी हमारे यहाँ पे अलग अलग महकमों में है, जैसे सिंपली यहाँ का एक सबसे बड़ा रोज आजकल जो भी मैं देखता हूँ ईडीआई खादी विलेज, मगर इन्होंने अभी तक वो ओपन डोर जो एक सिंगल डोर जो सिस्टम था वो है ही नहीं कहीं पे। एक बंदे को एक लोन के पीछे लगने के लिए पहले उसको हाफ ऑफ द डिकेड उसके पीछे चलना पड़ता है, और जब उसका फिर वो लोन सैंक्शन होता है, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है, तब तक बेचारा वो नौजवान से बुढ़ापे की ओर चलता है, तो फिर वो यूथ ही नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बारे में बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, और जो इनकी सबसे बड़ी पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी बनाते हैं अक्रॉस इंडिया, मगर इनको जब तक जम्मू एंड कश्मीर की अलग से कुछ पॉलिसीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके नहीं, क्योंकि हम उस जगह पे रहते हैं, यहाँ पे हम सबसे लास्ट में रहते हैं, तो हमारा हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट या कोई भी हो उसका जितना भी रॉ मटेरियल बाहर से आता है, इनको यहाँ की पॉलिसी यहाँ के हिसाब से बनाने। मौसम अलग है, हमारा सोच अलग है, हमारी दिशा अलग है, ये आपका कहना है। मैं जानना चाहता हूँ अर्जमंद मखदूमी साहब से। अर्जमंद मखदूमी एक बचपन से ही मैं कहूँगा इन्होंने एक अपना एक इदारा खोल दिया, जहाँ ये बहुत सारे पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता लड़कों और लड़कियों को रोज़गार देते हैं। एक स्कूल चलाते हैं उन बच्चों के लिए जो जिस्मानी तौर कमज़ोर है, या जिनको हम स्पेशल चिल्ड्रन कहेंगे। अर्जमंद साहब, क्या समीर साहब की जो बात है कि सिस्टम नहीं है या कहीं खामी हम में है कि यहाँ का नौजवान तैयार नहीं है? आपने खुद एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया है छोटे तारे के नाम से। जी थैंक यू सो मच रशीद राहिल साहब, आपने मुझे बुला के यहाँ पे मौका दिया बात करने, सो दैट अपनी बात हम नाज़रीन तक पहुँचाएं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक फर्स्ट हैंड शेयर करूँगा एक एक्सपीरियंस। जब मैं छोटा था तो बचपन से ही मुझे बाप बोलता था, माँ बोलती थी आप पढ़ लो सरकारी नौकरी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये आपने भी बचपन में सुना होगा, समीर साहब ने भी सुना होगा। लेकिन जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें वो एक लिमिटेड होता है, जहाँ पे 6 लाख यूथ की आप बात करें, 6 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के थ्रू मिलना ही बहुत ही मुश्किल है। बट पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे हम यहाँ पे रोजगार को पैदा कर सकते हैं। चूंकि आपने छोटे तारे की बात की, छोटे तारे फाउंडेशन जो है ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पे हम लोग जम्मू कश्मीर की जो हमारे स्पेशलेबल बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे, उनको हम रिहेबिलिटेट करते हैं। आज की डेट में छोटे तारे के पास है 105 एम्प्लॉयज।
बट जब आप 105 एम्प्लॉयज के देखें, हमने प्रॉपर एक सिस्टम बनाया है, हमने प्रॉपर पॉलिसीज बनाई है, जो लेबर लॉ है उससे भी बढ़कर अपने कानून ऐसे बनाए सो दैट एक एम्प्लॉय जो हमारे पास आता है वो सेटिस्फाई होता है कि मुझे जी एक कहीं ऐसी जगह हूं जहां मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। तो कहने का मेरा ये मकसद है कि चूंकि आपने मौसम की बात इसमें छेड़ दी, वो बिल्कुल सही बात है। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे हमारी सिचुएशंस डिफरेंट है, यहाँ पे विंटर है, समर है, और उसके साथ साथ हमारे जो हालात हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि 30 साल ये जम्मू कश्मीर बहुत ही डिस्टर्ब रहा। कोविड की जब हम बात करें, कोविड में जम्मू कश्मीर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लोग हैं, यूथ हैं जो यहाँ अनएम्प्लॉयड हो गए, और प्राइवेट सेक्टर जो यहाँ पे था, प्राइवेट सेक्टर की जब हम टेलीकॉम की समीर साहब ने बात की, टेलीकॉम यहाँ पे आज के डेट में जियो है खाली, हमारा तो बीएसएनएल भी आहिस्ते आहिस्ते कम, उसमें भी आउटसोर्स किया जाता है। लेकिन आउटसोर्स करना ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, गवर्नमेंट भी बोलते हैं आउटसोर्स करेंगे। आउटसोर्स में एम्प्लॉय लेना बहुत अच्छा है, उसमें एकदम से आप क्विक उनकी एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन पॉलिसीज नहीं है। जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने रखी है वो पॉलिसीज वहां नहीं है। इसी तरह जब कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर आज की डेट में जम्मू कश्मीर में 0 है। जब हम इस चीज में बात करेंगे, जब प्रीवियस गवर्नर साहब हमारे सत्यपाल मलिक साहब थे, उनको फीडबैक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, स्टेट मिशनरी दे दिया कि भाई जी यहाँ पे जी आर्टिकल 370 उठाने से यहाँ पे कम से कम 10,000 लोग मरेंगे। लेकिन जो मीडिया, जो लोगों ने यहाँ पे जो माहौल बना दिया कि यहाँ जी दूध की नदियां बहेंगी, यूथ ने कहीं ना कहीं वो समझ लिया। मैं आपको फर्स्ट हैंड ग्राउंड रिपोर्ट बता देता हूं, यूथ ने उस चीज को समझ लिया और यूथ ने उस चीज पे समझा कि शायद हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आए। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई हमारी जम्मू कश्मीर की यूथ को एंगेज करने में, उनके साथ बात करने में। इसका अब खाली आपको यही नहीं देगा, जो यूथ आज से पहले जो 22 साल का था, 25 साल का था, उसका जब आप देखेंगे वो आज की 30-35 साल का हो गया। जो समीर साहब भी बोल रहे हैं वो यूथ रहा ही नहीं। वो यूथ ना रहने की वजह से पढ़ा लिखा आज की डेट में वो ड्रग्स में सारे मुब्तला हो गए हैं। ड्रग्स का आज की डेट में रेशो इतना यहां बढ़ गया, उसका मार्केट यहां सरबाज़ेब्ता बन गया है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में देखना पड़ेगा कि हम लोग को यूथ के लिए कैसी पॉलिसीज लानी पड़ेगी। जहां बैंक की बात करते हैं, बैंक में ऐसे प्रोसीजर रखे गए हैं, डीसी साहब का कंप्लीटली तहसीलदार को ऑर्डर से भाई 75,000 से कम आप इनकम दिखा नहीं सकते किसी को। तो यहां से जेके बैंक बोलता है आपको जी अगर लोन हमसे चाहिए, आपकी इनकम जी 25,000 होनी चाहिए साल की। 25,000 को डिवाइड जब मंथली करेंगे तो कौन उसको देगा इनकम सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से उनको अगर लोन का हमारा जो अगर प्रॉपर एक सिस्टम है, हमारे यूथ काफी टैलेंटेड यूथ है, ये लोग अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज ऐसी हैं, लोन का सिस्टम ऐसा है कि जिसकी वजह से हमें वो फिर छोड़ना पड़ता है, वो लोन लेने के लिए फिर तैयार। अरजमत साहब, आपने कहा कि मरकजी सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के पास या यूटी सरकार के पास कोई दोरस पॉलिसी नहीं है। यहाँ अगर हम देखेंगे, मरकजी सरकार जब से यहाँ आर्टिकल 370 एब्रिगेट हुआ, उसके बाद से जो यहाँ मरकजी स्कीमें लागू हुई, उनमें एक स्कीम है वज़ीर आज़म मुद्रा स्कीम, जिसके गारंटर खुद वज़ीर आज़म साहब रहते हैं उस बंदे के लिए जो युवा लोन लेना चाहता है या अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है। तो मरकजी सरकार की जो पॉलिसीज़ है रोज़गार के हवाले से, जो स्कीमें हैं, उन स्कीमों को लाभ क्यों नहीं उठा पाते हैं यहाँ के नौजवान? आप इस हवाले से क्या कहना चाहें? देखो रशीद साहब, पहले अर्जुमन मखदूमी साहब ने अभी जो बताया, पहले मैं आपके माध्यम से अर्जुमन मखदूमी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये एक युवा है और एक मुझे लगता है फिर जिस हिसाब से 105 मुलाजिम एक ये यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एक आइकॉन बन रहा है। क्योंकि इसने स्टार्टिंग से, जैसे इसने बता दिया, हमेशा हमारे जो पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि पढ़ाई के बाद वो हमें सीधा गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से वही एक स्ट्रक्चर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसने जो अपना छोटी तारे फाउंडेशन इतना आगे बढ़ाया, ये बहुत बहुत मुबारक के काबिल है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। ये एक अवार्ड की हकदार है, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा करना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अर्जुमन मखदूमी साहब को बहुत बहुत मुबारक दिल की गहराइयों से। अब आता मैं आपके बात पे, जो आपने मुद्रा स्कीम की बात की है। देखो, मुद्रा स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये एक सिंपल सा एक लोन है जो आपको आधार बेस पे, आधार कार्ड पे मिलता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला सीन है ही नहीं, ये डॉक्यूमेंटेशन लेस वाला है।
आप आधार कार्ड जाके आधार नंबर देके आपको आराम से लोन मिलेगा। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साथ साथ इनमें जो उनको हर एक जगह पे इंटरवेन करना पड़ेगा, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो जेके बैंक है, चाहे रेस्ट ऑफ जितने भी है, चाहे नेशनल बैंक्स है, HDFC, ICICI जो भी है, बट आपको वहां पे एक्सेप्टेंस है ही नहीं। आपको 10 लाख का लोन मिल रहा है स्टार्टअप पे, वो नहीं मिल रहा है, हर जगह पे मिल रहा है। मगर यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे, अगर आप मैनेजर के पास जाते हो उसको लगता है उसको अपने जेब से पैसा देना पड़ता है। वो आधार कार्ड छोड़ के वो इतनी फॉर्मेलिटीज बताता हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताया, इतनी फॉर्मेलिटीज, तो आधार कार्ड का वो रहा ही नहीं। वो दैट मींस कि वो वाली स्कीम्स यहाँ पे वैसे इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। आपको गारंटर्स लाने हैं, वो लाने, फिर कहाँ है ये वो वाली स्कीम। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो कोई भी, अगर कोई कहीं कभी कभार आप EDI या खादी विलेज या ऐसा कुछ लोन एक युवा को देती भी है, मगर वो तब तक उस चीज में इतना टेन्योर, उतना टाइम जो भी उसने उसका एक वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मुझे कैसे बिजनेस करना है, कैसे नहीं बिजनेस करना है, तब तक वो बेचारा आते जाते जाते घिस लेते हैं अपने आप को कि उसको वो इंटरेस्ट नहीं रहा। क्योंकि उसका एक माइंड होता है कि मुझे आके ऐसे करना है, उसके बाद मैं ये करूंगा, तब तक वो इतना हो जाता है, उसकी फैमिली लाइबिलिटीज आती है, वो बोलते हैं नहीं आप छोड़ो, ये स्कीम भी होगी, लोन भी हो गया, अब मैं मजदूरी, अब तो क्या मजदूरी भी रही नहीं है। मुझे लगता है अगर आप मॉर्निंग में देखोगे, जो हमारे बाहर से लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए, और जो हमारे लोकल है, वो सुबह से लेके शाम तक अपने वो लंच बॉक्स का डब्बा लेके कोई हमें काम पे ले जाएगा, क्योंकि काम रहा नहीं है। काम भी तभी अपना कर पाता है जब उनके पास पैसे। एक बात यहाँ से निकल कर आ गई कि बाहर के मजदूर यहाँ काम करते हैं। मैं अर्जुमंद साहब से पूछना चाहता हूँ, अर्जुमंद साहब, जब बाहर के मजदूर यहाँ आकर, चाहे शाली पीटना हो, चाहे शाली काटना हो, चाहे खेत में काम करना हो, चाहे बाग बगीचे में काम करना हो, तो बाहर के मजदूर यहाँ आकर अच्छा खासा पैसा कमा के यहाँ से जाते हैं। क्या वजह है कि हमारा यूथ जो जिसके पास ऐसे सलाहियतें हैं कि वो काम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? खेतों में काम क्यों नहीं करता है? कोई गाय क्यों नहीं पालता है? कोई भेड़ क्यों नहीं पालता है? क्या वजह है कि यहाँ के यूथ उस तरफ रागिब क्यों नहीं होते हैं? क्यों दूर चले जाते हैं अपने उस? पहले ज़माने में ऐसी कोई हमें दिक्कत नहीं थी काम करने में, इवन पेपर माशी थी, कालीन था, शॉल। देखिए मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बेसिक अच्छा सवाल है, क्योंकि ये डायरेक्ट आप बात कर रहे हैं और अपने यूथ की बात कर रहे हैं। क्या रीज़न है बाहर के लोगों को हम काम देते हैं, यहाँ के नहीं करते? इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारा जो विरासती हमारा था, लाइक हमारा वुड कार्विंग का काम जब देखेंगे आप, या सोजनी का काम देखेंगे, या आरिकम जब आप देखेंगे, ये ऐसा काम था जिसको पूरे इंटरनेशनल मार्केट, इवन पेपर माशी थी, कालीन था, शॉल थी। यस बिल्कुल। तो सिल्क जो हमारे यहाँ था, सिल्क डिपार्टमेंट हमारा इतना बड़ा डिपार्टमेंट था जहाँ पे मेरे ख्याल से आज के डेट में वो पूरा कम्प्लीटली बंद ही हो गया है। या इसी तरह जब आप देखेंगे जो वुड कार्विंग जब हम बात करेंगे, तो बेसिकली अगर मेरा बाप ये काम करता था, मैंने ये बच्चे को दिया ही नहीं। जो वो शाइनेस हम फील करते हैं वो एक अनफॉर्चुनेट है, जो नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है जब हम छोटे थे तो ये शाली का काम हम सारा खुद करते थे। उस टाइम बाहर का कोई नहीं आता था। आज के डेट में आप देखेंगे 10 लाख हमारे बाहर के स्टेटों से यहाँ आके वो काम करते हैं। एक वो बात है। दूसरी बात ये है कि जब आप जो पेपर माशी की आपने बात, तो ये हमारी जो अपनी इंडस्ट्रीज थी, ये कहीं ना कहीं आज की डेट में डिफंक हो गई हैं। ये आज की डेट में चलती नहीं है। इसका अगर हम देखेंगे, इसका रीजन ये भी है, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बढ़ावा नहीं दिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसका, मेरे को जो नॉलेज है प्रीवियस में इसके लिए बाज़ाब्ता एक बजट हुआ करता था। आज के डेट में इसके लिए कोई बजट है नहीं। तो जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज के डेट में हमारे अपने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉय ज्यादा हो रहे हैं। बाहर के यहाँ पे आते हैं, वो काम करते हैं, जैसे शाली वगैरह का आपने छोड़ दिया, या कारपेंटर की, मैसन की आप बात कर लीजिए, तो आपको ये रेडीमेड खड़े रेडी होता है। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी खुद भी इसमें कामचोर हो गए, वो करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वही मैं वापस उसी बात पे आता हूँ कि बचपन से ही पढ़ो, सरकारी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। समीर साहब आपको जवाब मिल गया है। अर्जुमंद साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं हम भी कामचोर हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे जो नौजवान हैं वो चाहते नहीं है कि हिम्मत से काम ले, वो चाहते नहीं है जहन से काम ले, शुजात से, बहादुरी से काम ले और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, और फिर हम सरकार को ही मौत इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं। मैं अर्जुमंद साहब को भी इसी का क्वेश्चन का एक जो जवाब दूंगा। इसने जो अपने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की है, सबसे बड़ी बात कि इसने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया है, और इसको भी कहीं ना कहीं से जब छोटा मोटा एक प्लेटफॉर्म मिलता है इंसान को, तो फिर आगे जाके एक लेवल पे पहुंच जाता है। हमारे नौजवान कामचोर नहीं है। बेसिकली जब इंसान का एक इंटरेस्ट होता है, जब उसको उस चीज का एक वो, मैं उस चीज को मानता हूं कि हर एक काम को जब एप्रिसिएशन प्रॉपरली टाइम पे नहीं मिलता है, तो बंदा कोई भी हो
चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, उसको उस चीज से वो फिर वो दिक्कत हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि कामचोर। कामचोर कोई नहीं है, हर कोई काम करना चाहता है। मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट नहीं, पहले से ही जब से हम बच्चे थे तब भी वैसे ही होता था और आज भी कामचोर कोई नहीं है। मगर कामचोर इसलिए बन रहे हैं हम क्योंकि हमारे पास वो सुविधा ही नहीं है, हमारे पास वो पॉलिसीज नहीं है, हमारे पास वो चीजें नहीं है कि ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा, मैं इसके बगैर भी बिजनेस भी करता हूं। जो मेरे बिजनेस का एक काम करने का तरीका था, जब मेरा बिजनेस उस लेवल से चलता था, मैं और ज्यादा कोशिश करता मेहनत करने के लिए, और ज्यादा काम। जब मेरे को वो वसाइल प्रॉपरली नहीं मिलते, मैं आपको एग्जांपल अपनी दे रहा हूं, ऐसे ही बहुत सारे मेरे लोग हैं, यार दोस्त हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते थे, कश्मीर में करते थे, जम्मू में करते थे, जम्मू से बाहर पूरे इंडिया में करते थे। जैसे अभी इसने पेपर माशी की बात की है, उन्होंने अपने बच्चे को शाइनेस ही नहीं दिया क्योंकि उनके पास उस चीज का प्रमोशन नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे जब हर एक बाप अपनी पूरी फैमिली उस चीज पे चलाते हैं, कोई पेपर माशी का काम करता है, कोई वुड का काम करता है, कोई कारपेट्स का काम करता है, बहुत सारे काम होते थे ऐसे जिसकी वजह से उनकी फैमिली चलती थी। अब जब एक ही वही बंदा पूरे साल कुछ काम करता है, कोई भी पेपर माशी का कुछ होता है, मगर एट द एंड में उसको खाने के तक भी वो पूरा उसका रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, तो वो चाहता है कि उसका बच्चा ये वाला नहीं, उसके बाद ही कोई और काम। अर्जमत साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुख्तसरन क्या करना चाहिए सरकार को? मेरे ख्याल से हमें पहले जब कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात करें, देखिए हम बाकी स्टेट में जब देखेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में मेजॉरिटी जो यूथ हमारा काम करता है। कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए हमारे पास इंडस्ट्रीज हम बहुत सारी हैं, लेकिन जो नहीं चल रही है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेगी, हमारी जो इंडस्ट्रीज जो भी कोई इंडस्ट्रीज हैं उनको आज की डेट में रिहैबिलिटेट करना चाहिए, और उसके साथ साथ पॉलिसी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वहाँ लाना पड़ेगा, तब जाके हमारा यूथ एंगेज हो जाएगा। और उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जो उन्होंने बताया कि बाहर से यहाँ लोग आएंगे, कंपनी खुल जाएगी यहाँ पे, उस पर काम करने की ज़रूरत है, और वो अगर हो जाएगा मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा यूथ एंगेज हो जाएगा। कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुख्तसरन आप इस हवाले से क्या कहें? इस हवाले से आपको एक सिंपल कॉर्पोरेट सेक्टर की जरूरत है, बट यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो यूथ है बहुत टैलेंटेड है। जैसे हर एक स्टेट में गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेगमेंट प्रमोट करता है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, उससे भी मुझे लगता है ज़्यादा टैलेंटेड हमारा जम्मू एंड कश्मीर का यूथ है। इनको अगर मौका दिया जाएगा, ये इससे भी ज़्यादा इंडस्ट्री का ये आगे बढ़ सकते हैं, अपने यूनिट्स खड़ा कर सकते हैं। कम से कम अगर एक बंदा इंडस्ट्रियल सेटअप कर सकता है, उसके साथ 100 लोग जुड़ सकते हैं। जैसे अर्जुमन साहब ने एक सिंपल एक स्ट्रक्चर करके आज की डेट में अल्लाह इनको इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि जितने भी हो रहे 105 नहीं, अब आगे जाके कम से कम नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे 500-700, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ऐसे यूनिटों की तलाश करनी चाहिए और उनको आगे प्रमोट करना चाहिए। ऐसे जैसे हमारा यहाँ पे एक ही HMT हुआ करता था, वो भी बंद हो गया एट द एंड में। क्या हम घड़ी भी यहाँ पे नहीं बना सकते हैं? ये एक छोटा सा यूनिट था, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते, बंद हो गया, तो क्यों नहीं करेंगे? अगर यहाँ नो डाउट बड़ी कंपनी कोई आए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के लोग चलाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नाम दे दे, मगर यहाँ का अगर वो यहाँ का जवान उसमें इंट्रोड्यूस हुआ होगा, वो तो उस कंपनी को कहां से कहां लेके जाएगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को रिवाइव करनी चाहिए अपने पॉलिसीज। सबसे ज्यादा बेनिफिट जो यहाँ पे देना चाहिए, यहाँ के युवा को देना चाहिए, ताकि वो सबसे अर्जुमन साहब ने एक बहुत बड़ी बात की, आज का युवा मैक्सिमम ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। सवालात बहुत हैं, जवाब तलाश करने की ज़रूरत। खुद ही मैं डूब कर पा जा सिरागे ज़िंदगी, तो अगर मेरा न बनता तो अपना बन। हमें तलाश करना चाहिए। यहाँ के नौजवानों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसियाँ अपनानी चाहिए। मैं अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कोई और मुद्दा लेकर जिस पे बात होगी तफसील से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।